जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक ऐसा पॉलिटी का मुद्दा जो भी हाल फिलहाल न्यूज में था, और ये टॉपिक है हमारा चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जो है वो उसकी वैधता को ख़त्म कर दिया है, और ये कहा है सभी पार्टियों से कि जो जिन्होंने भी लिया है, सभी पार्टियों से नहीं कहा है, पार्टियां तो बाद में आएंगी। पहले एसबीआई जो बैंक जिन्होंने पूरा इस बॉन्ड के उसमें पिक्चर में थे, केंद्र में, उनको कहा गया है कि जितने भी चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं और इशू किए गए हैं उनको क्या किया जाए, उनका डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और वो सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए। क्यों पब्लिक इंटरेस्ट में आना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 14 और 19 का वो उल्लंघन है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में बाहर नहीं आता है तब। आर्टिकल 14 क्या कहता है मूल अधिकार का, संविधान का, कि समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार सभी के समक्ष, विधि के समक्ष, ठीक, 14 से 18 के बीच में विधि के समक्ष समता है आर्टिकल 14 में। अब आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, जहां से आरटीआई या जानकारी लेने का अधिकार जो है वो आता है, तो 14 और 19(1) के तहत इसको क्या किया गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है चुनावी बॉन्ड को। तो समझ लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट था। ये वर्ड इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये हुआ कि ब्याज रहित, इसमें ब्याज आपको नहीं मिलेगा, जिसको जारी किया गया है उसको भी नहीं मिलेगा और जो खरीदा है उसको भी नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरी बात, इसका एक फीचर और था, वो था बैंकिंग बियरर इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि ना तो खरीदार और ना ही प्राप्तकर्ता, जो इसको खरीदेगा उसका भी नाम नहीं लिखा और जो इसको लेगा, प्राप्त करेगा, उसका भी नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं लिखा होगा उस पर, बॉन्ड पर। ये आया क्यों? ये आया था वित्त अधिनियम 2017 के तहत। अब इससे पहले क्या था और ये जब लाया गया तो क्या हुआ और किसकी वजह से इतना हो हंगामा हुआ, ये देखते हैं। हुआ ये कि वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा 3 बदलाव किए गए। ये 3 बदलाव हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या बदलाव किए गए? कंपनी के द्वारा दिया गया चंदा या डोनेशन, कोई भी कारपोरेट सेक्टर है या प्राइवेट कंपनी है, बस ये है कि ये भारत के नागरिक और भारत में जो रजिस्टर्ड कंपनी है उन्हीं के द्वारा ये दिया जाएगा। कोई भी विदेशी कंपनी इसको नहीं खरीद सकती, ना किसी पार्टी को दे सकती है। ये छोटा सा टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर ब्रॉड वे में देखें तो ये चुनाव सुधार का मुद्दा है। ये किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं है कि पॉलिटिकल न्यूज आ गई। ये चुनाव सुधार का मुद्दा है, और चुनाव सुधार क्या है, एक सतत प्रक्रिया है।
1900 आप लोग पढ़ते भी होंगे कि 1990 के पहले चुनाव सुधार में क्या हुआ, 1990 के बाद क्या हुआ, 2000 के बाद क्या हुआ, 2006 के बाद क्या हुआ। ये सब क्या है, एक चुनाव सुधार के प्रक्रिया में। तो उसी में एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा चुनाव सुधार में, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था, लाया गया था और उसके बाद उसकी वैधता को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ इशूज थे। अब ये इशूज इन्हीं 3 पॉइंट से आपको क्लियर होंगे कि वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा ऐसा क्या लाया गया था कि 2019 में जो बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड योजना आई थी, वो 2024 में आकर के क्या हो गई, अवैध घोषित हो गई। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है, तो पहले क्या प्रावधान था, पहले ये था कि कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्षों के नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 7.5%, ये मैक्सिमम लिमिट उस पर लगा दी गई कि कोई कंपनी, पहली बात तो घाटे में नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट में है तो पिछले 3 वित्तीय वर्ष के प्रॉफिट का केवल और केवल मैक्सिमम 7.5% ही चंदा दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर उसका मन हो कि हम प्रॉफिट का 50% दे दें तो नहीं दे सकती, 10% दे दें नहीं दे सकती। मैक्सिमम उसमें सीलिंग लिमिट लग गई क्या, 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। ठीक, पिछले 3 वित्तीय वर्ष, 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, 3 वित्तीय वर्षों का नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 7.5% ही चुनावी पार्टीज को, राजनीतिक पार्टीज को चुनावी चंदा के रूप में दिया जा सकता है। अच्छा, जब ये चंदा देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे, बैलेंस शीट में शो करना या दिखाना अनिवार्य है। और ये अलग अलग नहीं दिखाएंगे कि हमने इतना बीजेपी को दिया, इतना कांग्रेस को दिया, इतना बसपा को दिया, इतना समाजवादी पार्टी को दिया, ऐसा नहीं। ये टोटल दिखाएंगे कि हमने इतना चुनावी चंदा दिया। किसको किसको दिया वो बाद की कहानी है, लेकिन उनके बैलेंस शीट में क्या आएगी, हमेशा टोटल अमाउंट आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक, अब जब ये 2017 का वित्त अधिनियम आया तो यहां पर क्या किया गया, ये वाली लिमिट हटा दी गई। अब कितना भी टैक्स, वो चुनावी चंदा दिया जा सकता है, जो 7.5% की लिमिट थी वो खत्म। ठीक, दूसरी बात, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ये भी जो है खत्म हो गई बात। ठीक, अब सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि काले धन पर रोक। इसमें क्या किया गया, काले धन पर रोक कैसे लगाई गई, पहले क्या प्रावधान था कि 20,000 से कम, 20,000 से कम तो कैश दिया जा सकता था। चंदा जो है 20,000 से कम रुपए का, वो कैश में आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते थे। तो मैक्सिमम डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे दिखाती थी अपने डोनेशन को, सारे जो है 20,000 से कम का ही दिखाती थी मैक्सिमम। ठीक, और अगर 20,000 से ऊपर आपने दिया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज बताएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमें फलाने व्यक्ति ने, फलाने कंपनी ने 20,000 से ज्यादा अमाउंट का चंदा दिया है। मतलब जो
1 रुपए से 20,000 तक का दिया गया था, उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को बताना अनिवार्य नहीं था। यहां पर लिख लीजिएगा, ईसीआई को बताना अनिवार्य नहीं था। ठीक, और यहां पर ईसीआई को बताना अनिवार्य। अब काले धन, यहां पर क्या है, काले धन को बढ़ावा मिल रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन 2017 के अधिनियम में इस प्रावधान में क्या किया गया, ये 20,000 की लिमिट को 2,000 लिमिट कर दिया गया, 2K। ठीक, और दूसरी बात, 2K से एबव जितना भी होगा उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये तो हुआ काले धन पर रोक। तीसरी बात, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ी? 2017 के अधिनियम के पहले क्या था कि 20,000 से ज्यादा तो ईसीआई को बताना है। अब यहां पर क्या कर दिया गया, 2,000 से ज्यादा ईसीआई को बताना है। तो इससे क्या मिला, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। दूसरी बात, यहां पर एक चीज और बता दी गई, अगर यहां पर 20,000 से कम है तो ईसीआई को बताना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना अनिवार्य नहीं था। लेकिन यहां पर क्या था कि यहां पर जितना भी चुनावी बॉन्ड से पैसा मिला है, वह उसकी जानकारी देना, वह ईसीआई को बताना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात कि और कोई ना जाने, केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने, जिसने खरीदा वो जाने और जिसको दिया वो जाने, बस। इन तीन के अलावा चौथा कोई भी नहीं जान सकता था। तो अगर आप आरटीआई लगाते और कहते कि फलाने पार्टी को इस व्यक्ति ने या किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, आपको जानकारी न दी जाती। आप बार बार ये इशू सुन रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पर आरटीआई लागू नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज अपने को आरटीआई से के दायरे से बाहर रखना चाह रही हैं। आपने ये भी सुना होगा कि वो टैक्स छूट में दावा भी करती हैं। ठीक है, ये सब इशू जो है चलते रहेंगे। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसमें क्या था, जो योजना थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, पहली बात तो कोई भारतीय नागरिक या कोई भारतीय निगमित कंपनी, कारपोरेट कंपनी ही जो है चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी। खरीदने के 15 दिन के भीतर उसको क्या करना था, भुनाना था। ठीक, भुनाना का मतलब कि चेक दिए उसका ट्रांजैक्शन कैश जो है अपने अकाउंट में लेना था। ठीक, तीसरी बात, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित शाखाओं पर, सभी शाखाओं पर नहीं, के द्वारा
ही जारी किया जाता था और उन्हीं के द्वारा भुनाया जाता था। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का उस एसबीआई ब्रांच की शाखा में आपको अकाउंट होना अनिवार्य है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि किसी भी पार्टी को चंदा चुनावी बॉन्ड के थ्रू नहीं मिल सकता था। वही पार्टी एलिजिबल थी, ये भी लिख लीजिए, वही पार्टी एलिजिबल थी इसके लिए जो पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मिनिमम 1% वोट प्राप्त की हो। ये सबसे बड़ी कंडीशन थी कि पिछले चुनावों में उसको कितना परसेंट मिला हो वोट, मिनिमम 1%, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं थी। समझ गए बात? फोर्थ पॉइंट में एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये जो पार्टी जिसको मिनिमम 1% वोट मिला हो, ये पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत की धारा 29A के तहत पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। 29A और आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये हो। ठीक है, वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 1950 भी देंगे, ठीक है, क्योंकि एक 1950 का भी एक्ट है और एक 1951 का भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1951 वाला है, उसकी आर्टिकल 29A के तहत वो पार्टी क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और उसको मिनिमम क्या हो, पिछली लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट मिला हो, तभी वो चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा लेने का हकदार है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, इसमें पारदर्शिता की कमी थी, पहली बात। ठीक, वो डाटा क्या कर सकते थे, उजागर नहीं कर रहे थे। ठीक है, किसी को भी ये जानने का हक नहीं था। और देखिए, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो काफ़ी हंगामा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, चुनाव सुधार की बात चल रही है। चुनाव में जो धन का एक समस्या है कि चुनाव में धन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, उस पर क्या हो सकता है, लगाम लग सकता है। अब तो यहाँ तक बात चल रही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने चंदा दिया है उनको सबको वापस करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये थी न्यूज़ और इसके बारे में आपको जानना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।